रिजॉइन हो गए ना? ओके। तो हम लोग बात कर रहे थे प्लांट की, है ना। तो कुछ कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य मिलकर के क्या बनाते हैं? जीव द्रव्य। ठीक है। अब बात करते हैं, अच्छा कई बार आप लोगों ने प्लांट ब्रीडिंग वगैरह बायोटेक्नोलॉजी वगैरह पढ़ी होगी, तो उसमें एक वर्ड और आता है प्रोटोप्लास्ट, है ना। प्रोटोप्लाज्म तो इसको कहते हैं। और अगर किसी पादप कोशिका में केवल ये भित्ति हटा दी जाए और उसके बाद सब कुछ है उसके अंदर, ये झिल्ली है, केंद्रक है, रसदानी वगैरह है, और कोशिका द्रव्य, केंद्रक, ये सब चीज है उसके अंदर, है ना। हरित लवक वगैरह, माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह सब कुछ है, बस क्या नहीं है? भित्ति नहीं है। तो उसे हम प्रोटोप्लास्ट कहते हैं। ठीक है, अब ये तो पता ही होगा। ठीक, प्रोटोप्लास्ट। कई बार क्या होता है, ये टर्म्स बड़ी कंफ्यूजिंग होती है, इसलिए बता दिया, क्योंकि ये फिर बाद में आगे टेक्सोनॉमी में काम में आएंगी। क्योंकि टेक्सोनॉमी जो वर्गीकी है आपकी, उसमें अब केवल ऐसा नहीं होता है कि पौधे को बाहर से देखा, या जैसे लिनियस ने किया था 24 फूलों वाले अलग से कर दिए और बाकी बिना फूलों वाले सब एक में कर दिए, ऐसा नहीं है। अब जेनेटिक्स, करंट का बंद करो क्लास। चौक, चौक नहीं है इसमें। है ये, ठीक है। तो जब हम टेक्सोनॉमी की बात करेंगे, वर्गीकी की, तो उसके अंदर बहुत सारी और भी चीजें आएंगी, जैसे कि अब केवल बाह्य आवरण के हिसाब से नहीं देखा जाता है कि पत्तियां कैसी हैं, पौधे कैसे हैं, जड़, तना, इन सब के बारे में, या आवृत बीज है या अनावृत बीज है, केवल इसी के आधार पर पौधों का वर्गीकरण नहीं किया जाता। अब जेनेटिक्स आ गई, तो क्योंकि आप आगे पढ़ोगे कि ट्रापा, बहुत सारे ट्रापा मतलब सिंघाड़ा, है ना, बहुत सारे पौधे ऐसे होते हैं जो जलीय हैं, लेकिन उनकी जेनेटिक्स जो है, गुणसूत्र जो है, उनके हिसाब से देखा जाता है कि गुणसूत्र की स्थिति क्या है, कैसे है, वो किससे मैच कर रहे हैं, है ना। जैसे कि आप इवोल्यूशन में पढ़ते हो, ओरिजिन इवोल्यूशन मतलब विकास होता है, जैव विकास के क्रम, तो उसमें अब बाहर से नहीं देखा जाता है कि हम बंदरों जैसे दिखाई दे रहे हैं, मनुष्य है या नहीं दिखाई दे रहे हैं। अब थोड़ा ब्रॉड हो गया लेवल कि किसके गुणसूत्र हमसे मिल रहे हैं, निवेशक पटल वगैरह कहानियां बहुत पुरानी हो गई। अब नया देखते हैं कि जेनेटिक्स के लेवल पर, क्योंकि हमारे यहाँ आपको तो राजस्थान के तो बिल्कुल पता जरूर होना चाहिए कि पंचानन माहेश्वरी जी भ्रूण विज्ञान के पिता कहे जाते हैं भारत में। तो सबसे ज्यादा जरूरी है कि अब जेनेटिक्स में सारी टर्म्स आने लग जाती है, तो जेनेटिक्स को अच्छे से पढ़ना जरूरी है, चाहे वो डायरेक्टली थर्ड ईयर में हो या ना हो, क्योंकि केवल क्लास पास नहीं मिले, आगे भी पढ़ना। तो बात करें हम पौधों की, तो इसमें क्या होगा, यहाँ जो यूजियस की कोशिकाएं जो होती है, इनका कोशिका द्रव्य थोड़ा सा थिक होता है, डेंस होता है, मतलब थोड़ा ज्यादा होता है इनके अंदर। इसकी संरचना को जब हम यहाँ बनाते हैं, तो यहाँ इस स्थिति में ऐसे अलग से कोशिकाओं का रूप धारण कर लेती है। ये इसको हम थोड़ा अलग से थिक दिखा देते हैं, ठीक है। हर बार यही हो कोई जरूरी नहीं है, मतलब अंदर आंतरिक संरचना में यही होगा, क्योंकि दो तरीके की संरचनाओं का काट पढ़ते हैं हम, एलएस और टीएस, है ना। एलएस पढ़ेंगे तो ये, यानी कि इस किसी भी चीज को, जैसे कोई बॉक्स है, तो इसको अगर हमने ऐसे सीधा कट किया यहाँ से ऐसे पैरेलल, तो इसको बोलेंगे लॉन्गिट्यूडनल कट। और अगर इसको ट्रांसवर्स कट किया, ये तो होता है अनुदैर्ध्य कट, है ना, काट, और ये हो गई अनुप्रस्थ काट, ठीक, उसे बोलते हैं अनुप्रस्थ को टीएस। तो ज्यादातर आपने बुक्स में ये देखा होगा ट्रांसफर सेक्शन, क्योंकि हिंदी इंग्लिश का कोई दिक्कत नहीं आ रही साइंस में। तो अब ये बात करें, तो ये तो हो गई क्या, एक आधा हिस्सा ये हो गया, आधा हिस्सा ये हो गया। अब इसके भी फिर क्या हो जाते हैं, चतुष्कोष्ठीय, है ना। हाँ, तो बाह्य संरचना, फिर अंदर फिर एक संरचना और होती है, इसको बनाने का तरीका भी यही है। यहाँ पर कुछ कोशिकाएं होती है अलग से, उन्हें बोलते हैं ओपरकुलम, बोल देते हैं। ओपरकुलम वर्ड का कोई परफेक्ट मीनिंग नहीं होता है, जो होड़ जैसी होती है, द्विओष्ठीय संरचना होती है ना, जो ऐसे खुले, एक के ऊपर एक हो और यूं खुलती हो, तो इस तरीके की संरचना को हम बोलते हैं लिप लाइक कंडीशन, है ना, होड़ जैसी होती है ये कोशिकाएं हैं। क्योंकि बाद में जब पराग, ये जो हिस्सा होता है इसे बोलते हैं अपन चारों को क्या बोलते हैं, परागपुटी बोलते हैं। तो इस परागपुटी के अंदर क्या होगा, बाद में परागकण वगैरह बनेंगे। तो यही बाह्य कोशिका जो है, सबसे बाहर की जो परत है, सॉरी बाह्य कोशिका नहीं, बाह्य परत, इस बाह्य परत की ये जो कोशिकाएं होती है, यही वातावरण का पानी जो है
नमी को जो आर्द्रता को जो अवशोषित करती है उसको फूल जाती है और फूलने के बाद ये फट जाती है। यहाँ से फटती है तब उसके बाद यहाँ से पराग कण जो है वो वायुमंडल में फैलने लग जाते हैं। तो बाह्य कोशिका हो गई, फिर ये सॉरी बाह्य परत, ये होगी सबसे बाहर की बाह्य परत। बाह्य परत की ये बात हो गई, इसको एंडोथीशियम कहो या अंतः परत कहो। उसके बाद फिर अंदर आती है मध्य परत। देखो ध्यान देना भाई, मध्य परत कभी भी बाह्य और अंतः के बीच में नहीं होती है, वो तीसरी परत है ना। और उसके बाद चौथी परत जो होती है, ये जो दीवार बन गई, इसकी कोशिकाएं सबको पता होता है बहुत ही ज्यादा न्यूट्रिशन देने वाली पोषकीय होती हैं और इन्हें क्या कहते हैं, टैपीटम। अब टैपीटम भी फिर क्या होती है, दो प्रकार की होती है, यानी अलग एक पौधे में दो प्रकार की नहीं होती है, अलग अलग पौधों में अलग अलग प्रकार की होती है, ठीक है, मुख्य रूप से। अब इस टैपीटम में क्या होता है, दो तरीके की कोशिकाएं होंगी, या तो ग्रंथीय होगी या अमीबीय होगी। यानी जब कोशिकाएं यहाँ है, अभी के लिए हम अभी उसकी कहानी बाद में पढ़ेंगे कि कैसे पराग कणों का निर्माण होता है, अभी के लिए हम इतना समझते हैं। यहाँ की कोशिका यहीं से स्रावित कर रही है पोषक तत्व और यहाँ पर वो जा रहे हैं, ठीक है। तो उसे क्या बोलेंगे, यहाँ की कोशिका जब अपना स्राव एक पैकेट के अंदर बंद करके भेजती है पराग कणों के बीच में, तो इसको पैकेट को हम क्या बोलते हैं, यूविशकाय। और ये यूविशकाय जाकर के फिर फैल जाता है, धीरे धीरे क्या करेगा, पूरा न्यूट्रिशन देगा, पूरा पोषण देगा, किसको, पराग कणों को। फिर परागकण पूरे बनेंगे। जबकि पराग कणों को यहाँ परागकण एकदम से नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे उसे, लघु बीजाणु। लघु मतलब छोटे, बीजाणु मतलब जो आगे जाकर के नहा मतलब युग्मक कहेंगे उन्हें, ठीक है, नर युग्मक। तो नर युग्मक का काम करेंगे, वो हम बाद में पढ़ेंगे कि वो मियोसिस होगी यानी कि अर्धसूत्री विभाजन होगा। तो ये हो गया यूविशकाय। अब यूविशकाय के अंदर ये क्या है, ये जाकर के फट जाएगा, कब, जब टैपिटम कैसी है, ग्रंथिल है। ग्रंथिल का मतलब कोशिका जहां है वहीं से ग्रंथियां की तरह से स्रावित है, जैसे हमारे होता है ना, हमारे शरीर में, हमारे मस्तिष्क में होती है पीयूष ग्रंथि। तो पीयूष ग्रंथि ऐसा थोड़ी ना पूरे शरीर में घूम रही हो, पीयूष ग्रंथि जहाँ है वहीं है, वहीं से हार्मोन स्रावित कर रही है और स्रावित करने के बाद शरीर के विभिन्न विभिन्न भागों में भेज रही है। उसकी वजह से हमारे पूरे हार्मोन्स कंट्रोल है और बॉडी पूरा काम कर रही है ठीक से। यानी कि ग्रंथिल का मतलब होता है जहाँ है कोशिका वहीं से स्रावित करेंगी, जो भी उनका स्रावित करने की, चाहे वो लिक्विड फॉर्म में हो, चाहे वो किसी भी तरीके की चीज हो, चाहे हार्मोन हो, एंजाइम हो, जो भी चीज हो, वो जो भी स्रावित करेंगी जहाँ है वहीं से करेंगे, तब उसको क्या कहेंगे, ग्रंथि जैसी स्थिति है, तो उसे ग्रंथिल टैपिटम बोलेंगे। लेकिन जब कोशिकाएं यहाँ से अपना स्थान छोड़ दें, अपना जगह छोड़ गई और जगह छोड़ने के बाद बीच में यहाँ पर ये लघु बीजाणु है, ऐसे टेट्राड फॉर्म में है, यानी चतुष्क की रूप में है, वो बताएंगे अभी कैसे। तो यहाँ पर कोशिका बीच में जा रही है अमीबा की तरह से चल के। अमीबा की तो कोई गति का कोई पैरामीटर ही नहीं है कि कैसे होती है, क्योंकि अमीबा तो अमीबा है, क्योंकि उसका कोई आकार नहीं है ना, वो तो बस अपनी जगह को छोड़ करके पहुंच गई बीच में और जाकर के यहाँ पे बस्ट हो गई, फट गई। और फटने के बाद इसके अंदर जो भी स्रावित थे पोषक तत्व जितने भी थे वो सब अब इनको भोजन के रूप में मिलेंगे, तो उसे बोलेंगे अमीबीय टैपिटम, ठीक है। तो टैपिटम कितने तरीके की हुई, दो तरीके की, ग्रंथिल और अमीबीय। और टैपिटम ही क्यों ज्यादा जोर दिया इस बात पे, क्योंकि टैपिटम से रिलेटेड क्वेश्चन बन जाते हैं। टैपिटम क्या है, पोषक परत होती है, ठीक है। अब इसके अंदर यहाँ क्या होगा, इसकी भी कहानी यही है सेम, इसकी भी यही है, यानी कि यहाँ पे भरी हुई होती है कोशिकाएं बहुत सारी, और सभी कोशिकाएं कैसी होती है, द्विगुणित। द्विगुणित का मतलब उसे हम 2n से प्रदर्शित करते हैं, यानी कि गुणसूत्रों की संख्या क्या होती है, डबल। गुणसूत्र हमेशा जोड़े में होते हैं, है ना। अब गुणसूत्र जब जोड़े में होंगे तो उसे क्या बोलेंगे हम, 2n स्थिति, यानी कि ये क्या हो गई, द्विगुणित। अब द्विगुणित किस में बदलेगी, अगुणित में, क्योंकि लैंगिक विभाजन, यानी कि लैंगिक जनन कब माना जाता है। देखो ऐसा नहीं है कि नर और मादा दो संरचनाओं का होना जरूरी है तभी होगा, या दो भिन्न कोशिकाएं हो अलग तरीके से तभी हो, नहीं ऐसा नहीं है। हमेशा वर्गीकरण अब बढ़ गया है। वर्गीकरण की अब कहानी ये कहती है
कि जिसके अंदर भी पूरे जीवन काल में, चाहे वो पादप हो चाहे वो जंतु हो, पूरे जीवन काल में जिस जीव के अंदर एक बार, चाहे कभी भी एक बार पूरे जीवन काल में अर्धसूत्री विभाजन अगर हो रहा है तो उसे हम क्या कह देंगे? लैंगिक जन्म। अलैंगिक जन्म तो कब माना जाएगा? जब उसमें पूरे जीवन काल में एक बार भी अर्धसूत्री विभाजन नहीं हो। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो समझने वाली होती है। लैंगिक जनन से जनरली ये समझा जाता है कि कभी भी मतलब नर है मादा है अलग अलग है, दो भिन्न प्रकार के युग्मक बन रहे हैं, उनका योग हो रहा है तो निषेचन हो रहा है, फिर उससे युग्मनज बन रहा है ना, और युग्मनज बनने के बाद फिर वो आगे भ्रूण में बदल रहा है, फिर पूरा जीव का निर्माण हो रहा है। हमेशा ऐसा ही नहीं है, ठीक है। अर्धसूत्री विभाजन अगर उपस्थित है पूरे जीवन काल में कभी भी, चाहे वो वयस्क अवस्था से पहले हो, वयस्क अवस्था में हो या वयस्क अवस्था के बाद हो, कभी भी हो, जिसमें अर्धसूत्री विभाजन पूरे जीवन काल में एक बार है, उसी को हम क्या बोल देंगे? लैंगिक जनन। तो अब यहाँ पर पहले कोशिकाएं कौन सी होती हैं? द्विगुणित। इन द्विगुणित कोशिकाओं को क्या कहते हैं? प्रप्रसु कोशिकाएं, है ना, या इसको बोलेंगे लघु बीजाणु जन्म कोशिकाएं, जो लघु बीजाणुओं का जनन करेंगी। वैसे उससे भी और पीछे चले तो पहले आती है लघु बीजाणु जन्म मातृ कोशिका। लघु बीजाणु जन्म मातृ कोशिका, यानी कि लघु बीजाणु तो लघु बीजाणु है, वो तो हैप्लॉइड बनेगा, मतलब अगुणित बनेगा, अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप बनेगा। लघु बीजाणु जन यानी लघु बीजाणु को बनाने वाली कोशिका की भी मातृ कोशिका होती है। यानी अभी ये क्या है? ये सभी लघु बीजाणु जन मातृ कोशिका के रूप में हो सकती है। इनमें से क्या होगा? कोई एक कोशिका आकार में बड़ी हो जाएगी। बड़ी होने के बाद वो क्या करेगी? अपने आसपास की कोशिकाओं से कोशिका द्रव्य ग्रहण करेगी, सॉरी जीव द्रव्य, क्योंकि केंद्रक और कोशिका द्रव्य अलग अलग भी होंगे ना, जीव द्रव्य ग्रहण करेगी तो खा पी के हेल्दी हो जाएगी, मोटी हो जाएगी। और उस कोशिका का आकार बढ़ने के बाद अब उसे बोलेंगे लघु बीजाणु जन कोशिका। अब वो बनेगी लघु बीजाणु जन। अब लघु बीजाणु का जनन करेगी। लघु बीजाणु जन कोशिका बनने के बाद अब क्या होगा? ये कोशिका जो बनी है ये अब कोशिका अर्धसूत्री विभाजन करेगी। अर्धसूत्री विभाजन की बहुत सारी अवस्थाएं होती है ना, कौन कौन सी? प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज। यानी गुणसूत्रों की स्थिति प्रोफेज में तो क्या होती है? उनकी बॉल के समान रहेगी, प्रोफेज। फिर मेटाफेज यानी कि बीच में आगे, है ना, बीच में। और उसके बाद क्या होगा? दोनों साइड ध्रुव बन जाएंगे, है ना, प्रोफेज, मेटाफेज। फिर एनाफेज, एना का मतलब जो गुणसूत्र है वो एक दूसरे से अलग हटना शुरू होंगे। टेलोफेज मतलब क्या होगा? पूरा उसके चारों तरफ केंद्रक झिल्ली बन जाएगी, दो अलग अलग हो जाएंगे। तो ये दो होता है समसूत्री विभाजन। अब अर्धसूत्री में आपको पता है प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज क्या होती है? 2 बार होती है, द्विचक्रीय है। और प्रोफेज की भी फिर आगे 5 अवस्थाएं होती है, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकिटीन, है ना, डिप्लोटीन एंड डाइकाइनेसिस। वो सारा अपना अपन फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हैं ना ऑलरेडी। तो अब हम बात करेंगे सीधे कि अर्धसूत्री विभाजन होगा। अब अर्धसूत्री विभाजन की स्थिति हर पौधे में अलग अलग तरीके की होती है। यानी कि ऐसा नहीं है कि अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप एक कोशिका है, ये सारी कोशिकाएं बहुत सारी थी, जिनमें से एक कोशिका क्या हो गई? बड़ी हो गई। बड़ी होने के बाद ये अब अर्धसूत्री विभाजन करेगी, या इसको अर्धसूत्री विभाजन को क्या कहते हैं? मियोसिस। ठीक है, MEIOSIS, ठीक है, मियोसिस। अब ये कोशिका जब अर्धसूत्री विभाजन करेगी तो इसके कई तरीके हैं। या तो ये रेखीय क्रम में आ जाए, ये स्थिति आ जाए। कोई जरूरी नहीं है कि हमेशा चारों कोशिकाएं ऐसी ही बनेंगी। ये हो सकता है कि ये टी आकार ले ले, एक पीछे और होगी। हो सकता है ये घनाभ के आकार में आ जाए, ऐसे 1 2 और फिर 2 पीछे, 4। ठीक, या इसके अलावा ये हो सकता है ये एक ही तल में चारों हैं। देखो इसमें और इसमें अंतर क्या है? ये 2 आगे हैं और 2 पीछे हैं, ठीक है, और ये क्या है? चारों एक ही तल में, ठीक है। यानी लड्डू के ऊपर लड्डू रखो एक तरीका है, लड्डू के पीछे लड्डू रखो दूसरा तरीका है, ठीक है।
तो ये हो गए क्या, लघु बीजाणु धानी के अंदर क्या बन रहे हैं, लघु बीजाणु बन रहे हैं। जब लघु बीजाणु जन कोशिका से लघु बीजाणु बनते हैं, तो अब इन लघु बीजाणुओं की स्थिति अब क्या होगी, ये कई स्थितियां हो सकती हैं, ठीक है, अलग अलग पौधों में अलग अलग तरीके से होती है। अब इन लघु बीजाणुओं के चारों तरफ एक परत होती है ऐसे, और उस परत को हम क्या कहते हैं, कैलोज। कैलोज परत होती है। वो कैलोज परत धीरे धीरे कैलेज एंजाइम द्वारा, जैसे किसी भी एंजाइम का नामकरण तो बहुत ही आसान होता है कि हम उसके पीछे एज लगा देते हैं ना, जो न्यूक्लियोटाइड्स को डिसॉल्व करे, यानी उन्हें गला दे, घोल दे, है ना, उन्हें खत्म करे, उसे क्या बोलते हैं, न्यूक्लियेज। जो आरएनए को खत्म करे आरएनएज, डीएनए को खत्म करे डीएनएज, ऐसे ही जो कैलोज को खत्म करे उसे क्या बोलेंगे, कैलेज। जो सेल्यूलोज को खत्म करे उसे सेल्यूलेज, है ना, तो पीछे एज आ गया। तो कैलोज परत स्रावित होते, कैलोज को खत्म करने के लिए कैलेज एंजाइम स्रावित होता है। और उसके बाद अब ये लघु बीजाणु चार अलग अलग हो जाते हैं, और अलग अलग होने के बाद अपना स्वतंत्र अस्तित्व रखते हैं। अब इन लघु बीजाणुओं को टेट्राड में से, यानी इस चतुष्क अवस्था में से अलग होने के बाद ही परागकण कहते हैं। कई बार क्या होता है, बच्चे कंफ्यूज होते हैं, कोई बताया, कई बार ऐसे सोचते हैं कि यहाँ तो लघु बीजाणु है और यहाँ से बाहर निकलते ही वो परागकण है। ऐसा नहीं है, अगर परागकण बाहर निकलने के बाद कण बन रहा है वो, तो अंदर क्या है, फिर लघु बीजाणु, ऐसा नहीं है। अंदर ही वो क्या होता है, लघु बीजाणु होता है, और उस टेट्रा, उस चतुष्क अवस्था से, उस कंपोजिशन से अलग होने के बाद ही उसको क्या कह देते हैं, लघु बीजाणु को ही पराग कण कह देते हैं। अब पराग कण के अंदर क्या होता है, कुछ कॉन्सेप्ट्स होते हैं जो हमें ठीक करने होते हैं। अब देखो भाई, ये कोशिका कैसी है, हैप्लॉइड, यानी कि द्विगुणित की जगह अब ये क्या हो गई, अगुणित। अब जब ये अगुणित अवस्था है तो इसकी स्थिति एन हो गई, केंद्र गुणसूत्रों की संख्या आधी हो गई। अब आधी है तो अब आधी से आधी तो हो नहीं सकती, तो अब इसमें क्या होगा, केवल और केवल समसूत्री विभाजन होगा, क्योंकि अर्धसूत्री तो हो नहीं सकता, एक बार हो गया। क्योंकि मटर के पौधे की बात करें हम तो, क्योंकि मेंडल की कहानी तो सबको याद होती है ना, तो 14 गुणसूत्र होते हैं उसके अंदर, तो वो फिर अर्धसूत्री विभाजन के बाद 7 बन गए। अब आप ये सोचो कि यहाँ से भी आधा होगा तो क्या होगा, 3.5, ऐसे आधा थोड़ी ना होता है, फिर युग्मक नहीं बन सकता, आगे कहानी कैसे चलेगी। तो ये हो गया द्विगुणित, ये क्या अगुणित। अब इसके अंदर यहाँ क्या होगा, ये आगे विभाजित होके ऐसे बनेगा, 1 2 और 3। 3 में भी मुश्किल, देखो 1 से 2 बनाई, 2 में से एक कोशिका छोटी बनेगी, एक कोशिका बड़ी बनेगी। अब छोटी जो कोशिका होती है उसे हम क्या कहते हैं, वही आगे काम करेगी, छोटा ही काम करता है ना, माइक्रो का जमाना आ गया, नैनो का जमाना आ गया, वैसे वैसे प्लांट्स में भी हो जाता है। ऊपर वाली जो बड़ी कोशिका है उसे क्या कहते हैं, कायिक, कायिक कोशिका। और नीचे वाली जो होती है उसे क्या बोलते हैं, जर्म सेल, या पुंकेसर के लिए जनन करने वाली कोशिका। यही क्या बनाएगी आगे, युग्मक का काम करेगी, यही वाली, है ना। तो इसको इंग्लिश में हम क्या देते हैं, जर्म सेल, ठीक है। यही लघु बीजाणु की तरह काम करेगी। अब क्या होगा, इसी एक कोशिका के अंदर विभाजन हुआ, ये 2 में बदल गई, एक कोशिका छोटी और एक कोशिका बड़ी। अब ये बड़ी वाली तो किसी काम की ज्यादा है नहीं, ये पोषण देने का काम करती है, और जो छोटी वाली कोशिका है, ऐसा हर किसी पौधे में नहीं होता, 1-2 अपवाद हर जगह होते हैं, कि कुछ पौधे पॉलीगोनम वगैरह ऐसे होते हैं जिनमें एक की यहाँ पर 2 ही रहती है, लेकिन मुख्यतः ज्यादातर आवृत बीजियों पे 2 कोशिकाओं में ये विभाजित हो जाती है। क्योंकि अब आप कहोगे कि वो कौन से पौधे होंगे जिनमें ये 2 ही रहते हैं, और फिर 2 ही अवस्था में रहेगा तो फिर आगे जाकर के ये द्विनिषेचन कैसे कर पाएगा। तो वो जो पौधा, वो सॉरी पौधा नहीं, परागकण जब यहाँ से मुक्त हो जाता है ना, उसमें तब त्रि अवस्था में वो पहुंचता है। क्या कल, अच्छा टाइम हो गया है,
चलो ठीक है, तो अब तक हम यहाँ की कहानी बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ तक अपना क्या बन गया, लघु बीजाणु। बस एक छोटी सी बात, इसकी चारों तरफ एक परत होती है जो स्पोरोपोलेनिन की बनी होती है, स्पोरोपोलेनिन की, ठीक है। कल हम इसी यही मिलेंगे और इसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। ओके, थैंक यू।